तो आइए इस समरी की जर्नी को शुरू करते हैं पहले चैप्टर हस्केल काउंटी के साथ। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 1918 स्पेनिश फ्लू की शुरुआत हस्केल कंसास, जो यूनाइटेड स्टेट्स में है, वहां से हुई थी। हस्केल में रहने वालों का कमाई का साधन खेती था। वहां के लोगों के लिए उनके खेत, पालतू जानवर और फसल ही उनका खजाना हुआ करते थे। लगभग हर परिवार बड़े प्यार से अपनी मुर्गियों और दूसरे पालतू जानवरों की देखभाल करता था। हस्केल काउंटी में एक डॉक्टर भी रहा करते थे और उनका नाम था डॉक्टर लॉरिंग माइनर। जनवरी से फरवरी 1918 तक डॉक्टर लोरिंग को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस हुआ। उनके पास एक पेशेंट आया जिसके सिम्टम से लग रहा था जैसे उसे कॉमन फ्लू है। उसे तेज बुखार था, वो लगातार खांस रहा था और उसके सिर और बॉडी में बहुत दर्द था। लेकिन फिर कॉपलैंड सेंटा फे के खेतों से अजीब मामले सामने आने लगे। डॉक्टर लॉरिंग को यकीन था कि ये बीमारी इन्फ्लुएंजा है, लेकिन उन्होंने इससे पहले इस तरह के गंभीर मामले नहीं देखे थे। इन्फ्लुएंजा शरीर में तेजी से हमला करते हुए बढ़ता है। डॉक्टर लोरिंग के 12 पेशेंट्स ने इसके कारण दम तोड़ दिया था और सबसे आश्चर्य की बात तो ये थी कि वो सारे पेशेंट्स काफी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी थे, मगर फिर भी वो इस बीमारी से लड़ नहीं पाए। डॉक्टर लॉरिंग ने इस बीमारी के बारे में ज्यादा जानने के लिए जी जान लगा दी। उन्होंने पेशेंट्स की यूरिन, ब्लड और कफ के सैंपल कलेक्ट किए, अपनी मेडिकल की सारी किताबों और जर्नल को पढ़ा, यहाँ तक कि उन्होंने मदद के लिए, हेल्प के लिए अपने कुछ साथियों को भी बुलाया। उन्होंने यूएस पब्लिक हेल्थ सर्विस को भी खबर की, लेकिन सबने डॉक्टर लोरिंग की बातों को अनदेखा कर दिया। डॉक्टर लोरिंग पेशेंट्स की लगातार बढ़ती हुई लाइन को देख करके घबरा गए थे। हर रोज वो बस उनकी देखभाल में ही लगे रहते। न जाने कितनी रातें डॉक्टर लोरिंग ने जाग कर बिताई। 2 महीने इस बीमारी से जूझने के बाद जब मार्च का महीना शुरू हुआ तो ये बीमारी अचानक से गायब हो गई। बच्चे वापस स्कूल जाने लगे और लोग अपने काम पर लग गए। जिंदगी फिर से नॉर्मल हो गई थी, मगर डॉक्टर लोरिंग गहरी चिंता में डूबे हुए थे। उनकी चिंता जायज थी, क्योंकि इन्फ्लुएंजा ने कभी भी इतना गंभीर रूप नहीं लिया था। इतने कम समय में इतने सारे लोग एक साथ कभी भी इन्फेक्ट नहीं हुए थे। डॉक्टर लोरिंग ने पब्लिक हेल्थ ऑफिसर्स को सावधान करने की कोशिश भी की, लेकिन किसी ने भी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। इस बीच ये वायरस धीरे धीरे और स्ट्रांग हो रहा था। ये हस्केल काउंटी में ही खत्म हो सकता था, क्योंकि ये जगह थोड़ी अलग थलग थी और वहाँ की पॉपुलेशन भी काफी कम थी। इन्फ्लुएंजा का वायरस वहाँ हर एक को इफेक्ट करके वहीं खत्म हो सकता था, क्योंकि अगर सब इसकी चपेट में आ जाते तो वहाँ पर एक भी हेल्दी इंसान नहीं बचता। लेकिन उस टाइम वर्ल्ड वॉर 1 ने दुनिया में आतंक मचा रखा था। डीन निल्सन जीन हस्केल काउंटी का एक नौजवान सोल्जर था। वो भी इस बीमारी का शिकार हो गया था। एक पेशेंट इन्फेक्ट होने के 1 हफ्ते के अंदर ही इस वायरस को बाहर फैला सकता है। डीन को जब फ्लू हुआ तब वो छुट्टी पर था, लेकिन 1 हफ्ते के बाद ही वो ड्यूटी पर कैंप फंस्टन लौट गया। जॉन बॉटम भी कॉपलैंड हस्केल काउंटी का एक सोल्जर था। वो भी निमोनिया की चपेट में आ गया था। फरवरी में डीन ने भी ड्यूटी के लिए कैंप फंस्टन में रिपोर्ट किया। कैंप फंस्टन कंसास नदी के किनारे था, जहां 56,000 यानी कि 56,000 सोल्जर ट्रेनिंग ले रहे थे। 4 मार्च को कैंप फंस्टन में कुक के रूप में काम करने वाला एक जवान इन्फ्लुएंजा की वजह से बीमार हो गया। सिर्फ 3 हफ्तों में ही ये नंबर बढ़कर 1100 यानी कि 1100 तक पहुंच गया था। सभी जवानों को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। उनमें से 237 को निमोनिया था और 38 जवानों की मौत हो गई थी। तो इन्फ्लुएंजा को समझने के बाद अब बात करते हैं अगले चैप्टर में, इट बिगिंस, यानी कि 4 मार्च को कैंप फंस्टन में इन्फ्लुएंजा का पहला केस सामने आया। 18 मार्च को जॉर्जिया में कैंप ग्रीन लीफ और कैंप फॉरेस्ट से भी नए मामलों के बारे में पता चला। तो कुल मिलाकर अमेरिका में 24 बड़े आर्मी कैंपस में इन्फ्लुएंजा की महामारी फैल गई थी। सारे जवान इतने बीमार और कमजोर हो गए थे कि ना वो ट्रेनिंग ले सकते थे और ना ही उनमें लड़ने की ताकत थी। यूरोप में इसकी शुरुआत ब्रेस्ट, फ्रांस में हुई। ये 10 अप्रैल के आसपास की बात थी जब अमेरिका के जवान वहां पहुंच चुके थे। इस कैंप के बाद ये बीमारी कई दूसरे कैंपस में फैलती चली गई। इसकी वजह से कई लोग बीमार हुए, लेकिन अब तक इसने गंभीर रूप नहीं लिया था। लोग धीरे धीरे ठीक होने लगे थे। अप्रैल के खत्म होते होते इन्फ्लुएंजा ने ब्रिटिश आर्मी को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया था। कुछ समय के बाद ये पेरिस और इटली तक पहुंच गई। इतना फैल जाने के बाद इस महामारी को स्पेनिश फ्लू का नाम दिया गया। फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम में गवर्नमेंट ने असली रिपोर्ट को बाहर जाने से रोक दिया।
सिर्फ पॉजिटिव रिपोर्ट ही पब्लिक को दिखाई जा रही थी ताकि जवानों का मनोबल ना टूटे। हालांकि स्पेन में सटीक और सही खबरें दिखाई जा रही थी। सिर्फ स्पेनिश अखबारों ने इन्फ्लुएंजा के बढ़ते प्रकोप के बारे में बताया। ये खासकर तब हुआ जब किंग अल्फोंस 13 खुद इन्फेक्ट हो गए थे। ये फ्लू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और फैलते फैलते पोर्टुगल और ग्रीस तक पहुंच गया। जून में पूरा जर्मनी इसकी चपेट में था। जुलाई में नॉर्वे और डेनमार्क के लोग बीमार पड़ने लगे। अगस्त तक स्वीडन और हॉलैंड भी इससे अछूता नहीं रह पाया। 29 मई यानी कि 29 मई को बॉम्बे में इसका पहला केस सामने आया। वो 7 सैनिक थे जो शिप और डॉक्स में काम करते थे। दूसरे गवर्नमेंट वर्कर्स भी बीमार होने लगे। ये बीमारी रेलवे के रास्ते से फैलना शुरू हुई और बॉम्बे से कलकत्ता, मद्रास, रंगून और कराची तक पहुंच गई। उस समय तक ये वायरस शंघाई में भी फैलने लगा था और एक राइटर का कहना है कि चाइना में तो इस वायरस की जैसे एक लहर उठ रही थी। सितंबर तक वायरस ने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया तक अपना रास्ता बना लिया था। सिडनी की 30% पॉपुलेशन बीमार हो गई थी। तो वायरस किस स्पीड से फैलता है ये जानने के बाद अब आगे बात करते हैं अगले चैप्टर में पैसेज की, यानी कि 1918 में स्पेनिश फ्लू एक वेव यानी लहर की तरह आया था, जो एक महामारी के लिए नॉर्मल बात है। इसकी फर्स्ट वेव स्प्रिंग के मौसम में उठी थी। उस वक्त ज्यादातर केस हल्के फुल्के थे और मरीज भी ठीक हो रहे थे। बहुत कम लोगों की जान गई थी। कुछ हेल्थ ऑफिसर्स का कहना था कि वायरस खत्म हो गया था, लेकिन उनका अंदाजा बिल्कुल गलत साबित हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वायरस कुछ टाइम के लिए अंडरग्राउंड हो गया था, लेकिन असल में उसमें म्यूटेशन हो रहा था और वो बड़े रूप में अटैक करने की तैयारी कर रहा था। इसकी सेकेंड वेव की शुरुआत ऑटम के मौसम में हुई। उस समय तक वायरस बहुत ही खतरनाक हो गया था और 1918 तक इसने जानलेवा बीमारी का रूप ले लिया था। अब सवाल आता है कि इस ट्रेंड का कारण क्या है। ये तो आम बात है कि एक महामारी हल्के फुल्के रूप से शुरू होती है और दूसरे वेव में उत्पात मचाना शुरू कर देती है। आखिर ये कैसे होता है? तो हर बार जब वायरस एक होस्ट से दूसरे होस्ट की बॉडी में जाता है तो वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। वायरस नए वायरस बनाने में, बढ़ने में, फैलने में और बेहतर तरीके से काम करने लगता है। वो अटैक करने में और भी ज्यादा माहिर हो जाता है और इस घटना को पैसेज कहते हैं। लेकिन वायरस के भी अटैक करने की एक लिमिट होती है। वो हमेशा स्ट्रांग नहीं हो सकता। जब वायरस बहुत एफिशिएंट तरीके से इन्फेक्ट करने लगता है तब एक ऐसा समय आता है जब उसे अटैक करने के लिए कोई नया होस्ट नहीं मिलता। उस पॉइंट पर वायरस खुद को डिस्ट्रॉय करने लगता है और ऐसा होने के बाद वायरस का फैलना कम हो जाता है और फिर ये अपने आप खत्म होने लगता है। और इस तरीके से आगे क्या हुआ ये जानते हैं अगले चैप्टर में। एंड गेम यानी कि विक्टर वॉघम आर्मी में डिजीज डिपार्टमेंट के हेड थे। उन्होंने कहा कि अगर वायरस इसी स्पीड से, इसी गति से फैलता रहा तो कुछ ही हफ्तों में इस दुनिया से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। ये वायरस अब इंसानों के जीवन के लिए खतरा बन गया था। लेकिन सच तो ये है कि कुछ वायरस को जिंदा रहने के लिए इंसानों की जरूरत होती है। इसका एक एग्जाम्पल है मीजल्स। जब एक इंसान एक बार मीजल्स से इन्फेक्ट हो जाता है तो वो हमेशा के लिए उसके प्रति इम्यून हो जाता है, यानी उस वायरस का अब उस इंसान के शरीर पर कोई भी असर नहीं होगा। इसीलिए अगर मीजल्स के वायरस को इन्फेक्ट करने के लिए कोई इंसान नहीं मिला तो वो अपने आप ही मर जाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मीजल्स को कम से कम आधे मिलियन पॉपुलेशन की जरूरत होती है जिन्हें वैक्सीन नहीं लगाया गया हो और जो वायरस के क्लोज कांटेक्ट में रहते हो ताकि वायरस जिंदा रह सके। मगर इन्फ्लुएंजा वायरस इससे बहुत अलग है। उनका घर पक्षियों का शरीर होता है, इसीलिए जिंदा रहने के लिए उन्हें इंसानों की जरूरत नहीं होती। अगर एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा तब भी इन्फ्लुएंजा का वायरस जिंदा रहेगा। 19वीं सेंचुरी में यानी 19th सेंचुरी में साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की की है, लेकिन इंसान इस जानलेवा बीमारी के सामने अब भी असहाय था। स्पेनिश फ्लू को किसी दवाई या वैक्सीन ने खत्म नहीं किया था, बल्कि ये नेचुरल प्रोसेस के कारण अपने आप ही खत्म हुआ था। अपना ढेर सारा प्यार आप हमें यूं ही दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।